नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। देश के संसदीय इतिहास का एक बेहद अफसोसजनक दिन आज कहा जाएगा। पहली बार विपक्ष के इतने सांसदों पर एक साथ कड़ी कार्रवाई की गई। लोकसभा और राज्यसभा के 92 सांसद दोनों सदनों की कार्रवाई न चलने देने और हंगामा करने के आरोप में सस्पेंड कर दिए गए हैं। इनमें 78 सांसद आज निलंबित किए गए। ये सभी सांसद संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग पर अड़े हैं और दोनों सदनों में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रश्न संख्या 181 श्री PM कथीर आनंद सभा की कार्यवाही। प्रश्न संख्या 181 श्री PM कथीर आनंद प्रश्न संख्या 181 श्री PM कथीर आनंद सभा की कार्यवाही। प्रश्न संख्या 181 श्री PM कथीर आनंद प्रश्न संख्या 181 श्री PM कथीर आनंद प्रश्न संख्या 181 श्री PM कथीर आनंद। इतने सांसद वाकई में कभी एक साथ सस्पेंड नहीं हुए थे। दोनों ही सदनों में विपक्ष अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। विपक्षी सांसद ने सदन के बीचों बीच नारे लगाए, तख्तियां दिखाई। इसके बाद कार्रवाई की गई। लोकसभा के 33 सदस्य सस्पेंड कर दिए गए। कांग्रेस के सदन में नेता अधीर रंजन चौधरी समेत 11 सांसद, तृणमूल कांग्रेस के 9 सांसद, कांग्रेस के डीएमके के 9 सांसद, आईयूएमएल के 2 और आरएसपी जेडीयू के 1-1 सांसद शामिल हैं। इससे पहले 14 दिसंबर को कांग्रेस के 9 सांसद, सीपीएम के 2 सांसद, डीएमके के 2 सांसद और सीपीआई का 1 सांसद सस्पेंड हुआ। इस तरह लोकसभा से अब तक 46 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। उधर राज्यसभा से भी अब यह आंकड़ा 46 पर पहुंच गया है। वहां भी 46 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं, जिनमें से 45 तो आज ही सस्पेंड हुए। पार्टी वाइज इनकी संख्या कुछ ऐसे है: 18 कांग्रेस के, तृणमूल कांग्रेस के 7, डीएमके के 5, सीपीएम के 3, सीपीआई के 2, आरजेडी और जेडीयू के 2-2, समाजवादी पार्टी के 2, जेएमएम का 1, एनसीपी का 1, केरल कांग्रेस एम का 1 और आंचलिक गण मोर्चा का 1 सांसद शामिल है। इससे पहले 14 दिसंबर को राज्यसभा से कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन भी सस्पेंड किए जा चुके हैं। इस तरह लोकसभा से भी 46 और राज्यसभा से भी 40 सांसद अब तक सस्पेंड हो चुके हैं। यानी कुल आंकड़ा 92 का है। लोकसभा के 3 सांसदों का मामला प्रिविलेज कमेटी को भी आज भेजा गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, यानी संसद में चूक का जो मामला है उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसदों का कहना था कि इस तरह मनमाने निलंबन के बाद सरकार जो बिल चाहे उसे बिना किसी बहस के दोनों सदनों से पास करा सकती है। विपक्ष को आशंका है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है। संसद की सुरक्षा का क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय के अंतर्गत आता है, इसलिए सुरक्षा के विषय में जो भी कार्य योजना बनाएगी वह संसद बनाएगी। आपसे विचार विमर्श करके बनाएंगे और ठोस कार्य योजना बनाएंगे। पूर्व में भी ऐसी जब घटना घटी थी, जब तत्कालीन अध्यक्षों ने ही उस पर संज्ञान लिया था और उस घटना पर कार्रवाई की थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं। ये किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटनाएं नहीं है।
और इस घटना से कभी भी निलंबन जो माननीय सदस्यों है उस घटना से संबंध भी नहीं है। ये घटना अलग है और निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे दुख है, मैं कभी किसी माननीय सदस्य का निलंबन नहीं करना चाहता। मुझे बहुत व्यक्तिगत पीड़ा भी होती है कि जो मेरे माननीय सदस्य हैं उनका निलंबन करूं, लेकिन संसद की मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। विशेष रूप से आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गई है सरकार। जी, तो आप क्या मांग करेंगे अब? क्या मांग करेगी? ये सरकार से आम जनता के पास जाएंगे। पर सरकार का ये कहना है कि आप सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे। सरकार को एक मिनट बात कर लीजिए। सरकार को अगर कहना है, सरकार सदन में आके बात करते। जी, सदन की हिम्मत नहीं है सरकार की सदन में आके बात करने के लिए। जो लाल कृष्ण आडवाणी 2001 साल में किए थे वो ये सरकार की गृह मंत्री करने में डरते हैं। इसमें हर्जा क्या था? आसमान तो नहीं टूट पड़ते, पहाड़ तो नहीं टूट पड़ता अगर सदन में आके एक बयान पेश करते तो। In gross violation of the rules of the House and utter disregard to the authority of Chair, and having been named by the Chair, the above mentioned members, Shri Pramod Tiwari, Shri Jairam Ramesh, Shri Dr. Amir Yaznik, Shri Narayan Bhai J. Rathwa, Shri Sayyid Nasir Hussain, Shrimati Phulo Devi Netam, Shri Shakti Singh Goyal, Shri K.C. Venugopal, Shrimati Rajni Ashok Rao Patil, Shrimati Ranjit Ranjan, Shri इमरान प्रताप गढ़ी, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, श्री सुखेंदु शेखर रे, श्री मोहम्मद नदीमुल हक, श्री अबीर रंजन विश्वास, डॉक्टर शांतनु सेन, श्रीमती मोहसन नूर, श्री प्रकाश सिंह बराइक, श्री समीरुल इस्लाम, श्री एम सनमुगम, श्री एनआर इलांगो, डॉक्टर काजी मोजी अनमिन सोमू, श्री आर गिरिराजन, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, डॉक्टर फैयाज अहमद, डॉक्टर वी शिवदासन, श्री रामनाथ ठाकुर, श्री अनिल प्रसाद हेगड़े, श्रीमती वन्ना चौहान, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, श्री जावेद अली खान, श्रीमती महवा माजी, श्री जोश के मनी, श्री अजीत कुमार बोल बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द काउंसिल फॉर द रिमाइंडर ऑफ दिस सेशन 262nd सेशन अंडर रूल 256 of the rules of procedure and conduct of business in the Council of States, राज्यसभा। गृह मंत्री जी जिनका काम है देश को महफूज रखना, वो सदन में आए, दोनों सदनों में आधिकारिक बयान दें, वो नहीं आ रहे और उसके बदले इस तरह की चीजें हो रही हैं। दोनों ही सदनों में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को ढाल बना के रेजोल्यूशन पास कराए जा रहे हैं। उनके बार बार आग्रह पर, उनके बार बार अनुरोध पर विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी, वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया। और यही नहीं, कई माननीय सदस्य तो प्लेकार्ड लेके, जिसके बारे में माननीय स्पीकर के समक्ष और माननीय चेयरमैन के समक्ष सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ था कि कोई भी पार्टी, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी माननीय सदस्य कभी भी पार्टी लेके, प्लेकार्ड लेके सदन की कार्यवाही को बिगाड़ेगा नहीं, सदन में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा। उसके बावजूद आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। देखिए, देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है, विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है और सिर्फ अमित शाह जी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं विपक्ष पर, जनप्रतिनिधियों पर और जनता के अधिकारों पर। वो मूल अधिकार जो सवाल उठाने का जो मूल अधिकार है, संविधान की जो मूल अधिकार है, उन अधिकारों पर आज रोंगने का काम भाजपा कर रही है। वैसे भारत के संसदीय इतिहास में इससे पहले सांसदों पर इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई। क्या ये कार्रवाई होनी चाहिए थी? क्या ये वाकई में लोकतंत्र की हत्या है? क्या स्पीकर को और सभापति को अपना कामकाज चलाने का अधिकार नहीं है? क्या शांतिपूर्ण तरीके से संसद में काम नहीं होना चाहिए? इन्हीं तमाम मुद्दों पर जानकारी के लिए हमने बात की लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य से। सस्पेंशन तो पहले भी हुआ है 1989 में,
सस्पेंड हुए थे करीब 60 से ऊपर लोग, 63 या 64 जो भी है, इतने लोगों को सस्पेंड किया गया था लोकसभा में। और वो भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था उस वक्त, क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोगों एमपीज का सस्पेंड होना ये तो कभी हुआ नहीं है। और उसके बाद फिर यही एक घटना है जहां पर जैसे आप कहते हैं 78 मेंबरों को सस्पेंड किया गया है। वो एक तरह से बहुत ही अनयूजुअल है। मेंबरों को जो सस्पेंड किया जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड करना में मामूली बात नहीं है, क्योंकि रूल के मुताबिक तो एक बहुत ही एग्रीवेटेड फॉर्म में अगर कोई मेंबर हाउस के अंदर कांटेक्ट करता है और हाउस चेयर का वो डिफाई करता है या बिजनेस को डिस्टर्ब करता है, वो आखिर में जाके when there is no other option, तो फिर उस वक्त स्पीकर नेम करते हैं उनको और उसके बाद वो मोशन आता है। यही प्रक्रिया है। तो इसका मतलब है कि आसानी से नहीं करना, सोच समझ के करना। स्पीकर साहब को एक डिसीजन लेना होता है कि उनको नेम करूं या ना करूं। और तो वो जो सीरियसनेस है मेंबर का, जो कॉन्डक्ट है, उसके ऊपर होता है, उसके ऊपर निर्भर रहता है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक मामूली व्यक्ति नहीं है। वो 15-20 लाख लोगों ने उनको चुन के भेजा है पार्लियामेंट में, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसके बड़े इंपॉर्टेंट अंग है वो। और इनको लॉ मेकर्स कहा जाता है, मतलब कानून बनाने वाले कहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को पार्लियामेंट से निकालना टेम्पररी सस्पेंशन के तौर पर, वो सस्पेंशन के जरिए निकालना ऐसे अवसर पर किया जाना चाहिए जहां पर कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इनका कॉन्डक्ट इतना घृणित है और इतना एग्रेवेटेड फॉर्म में है, तब जाके इनको सस्पेंड किया जाता है, किया जाना चाहिए। वही जो रूल्स का मंशा यही है। आपको बता दें कि चुनाव में मात्र 4 महीने का वक्त बाकी है। ये शायद आखिरी सत्र है। फरवरी में केवल वोट एंड अकाउंट, एक बहुत ही छोटा सा सत्र संसद का होने वाला है। ऐसे में आखिरी सत्र में इतनी बड़ी और कड़ी कार्रवाई विपक्ष के सांसदों पे होना, इसको चुनावी मुद्दा बनाने के लिए विपक्ष लामबंदी कर सकता है। कल इंडिया गठबंधन की बैठक है। हो सकता है जो इंडिया बिखरता हुआ दिख रहा था विधानसभा चुनावों के बाद, वो इस 92 सांसदों के सस्पेंशन के बाद एक साथ एक मंच पर आ पाए और इसके खिलाफ एक साथ कोई बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर पाए। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। भारत की आज़ादी के आंदोलन में ऐसी सैकड़ों महान विभूतियां थीं जिन्होंने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी, आज़ादी हासिल करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इनमें 2 का जिक्र हम इस वक्त कर रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। दोनों के काम करने के कई तौर तरीके एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, लेकिन दोनों की एक बात बहुत खास और एक समान थी। दान जुटाने में दोनों का ही कोई मुकाबला नहीं था। देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने जनता का आर्थिक योगदान भी लिया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने जनता ही नहीं बल्कि बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की तिजोरियां भी दान के लिए खुलवा दी। खुद महात्मा गांधी इसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उनका मानना था कि सार्वजनिक संघर्ष में अगर सबका आर्थिक योगदान होगा तो संघर्ष और गंभीरता से लड़ा जाएगा। याद रहे कि ये दोनों महान विभूतियां अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाने की लड़ाई लड़ रही थी। लगता है आज़ादी की लड़ाई के बापू के उसी फॉर्मूले को आधार बनाकर
कांग्रेस पार्टी अपनी खाली तिजोरी को अब भरना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी जनता से पैसे जुटाने के कार्यक्रम को कुछ ऐसा ही जामा आजकल पहना दिया है। कांग्रेस ने एक नया अभियान शुरू किया है, डोनेट फॉर देश, यानी देश के लिए दान। आम चुनाव से पहले कांग्रेस इसके जरिए आम जनता से दान मांगने की मुहिम पर निकली है। जनता से दान मांगने के इस तरीके को क्राउड फंडिंग कहा जाता है। कांग्रेस का कहना है कि उसका यह अभियान 1921 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है। असहयोग आंदोलन शुरू होने के एक साल बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पहली पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी। इसके तहत आंदोलन के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य उस वक्त रखा गया था। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब उसी दिशा में चल पड़ी है। कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 में हुआ और इस साल कांग्रेस की 138वीं वर्षगांठ है। इसीलिए कांग्रेस ने इस अभियान के तहत 138 रुपए, 1380 रुपए और 13,800 रुपए दान देने की अपील जनता से की है। कांग्रेस की दलील है कि चुनाव लड़ने के पैसों के लिए यदि अमीरों के भरोसे रहा जाएगा तो उनकी ही नीतियों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन हम जनता के लिए काम करते हैं, इसीलिए जनता से ही दान मांग रहे हैं। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर एक ऐप तैयार किया है और ये मैं समझूंगा ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है, क्योंकि सिर्फ अमीरों के ऊपर ही अगर आप भरोसा करके काम करते जाएंगे तो ये कल के दिन उनके कार्यक्रम को और उनके पॉलिसीज़ को हमको मानना पड़ता है। जब देश के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये हमको सबकी जो पहले से ही हमारी पार्टी गरीबों के और जो बैकवर्ड्स है, शेड्यूल कास्ट है, माइनॉरिटीज़ है और कोई भी कास्ट का हो, अपर कास्ट हो, गरीब है, वो ऐसे ही लोग पहले से हमको मदद करते हुए आए हैं और इसी ढंग से महात्मा गांधी जी भी सब लोगों से डोनेशन लेकर ही देश को आज़ाद कराया है। कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्षों को कहा गया है कि वो इस अभियान को लेकर जागरूकता फैलाएं। 28 दिसंबर तक कांग्रेस का ये अभियान ऑनलाइन चलेगा। 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता दान लेने के लिए घर घर भी जाएंगे। कांग्रेस ने 2018 में भी लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का एक अभियान चलाया था, लेकिन उसे खास कामयाबी नहीं मिली थी। दरअसल कांग्रेस का खजाना खाली होने के सियासी कारण भी है। कांग्रेस का सियासी ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 2014 से 2023 के बीच 60 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें पार्टी 46 हार गई। 2 लोकसभा चुनाव लगातार हारी, 2014 का और 2019 का। पार्टी के पास 60 से भी कम लोकसभा सांसद हैं 543 के कुल हाउस में। 2011 के बाद बीते 12 साल में कांग्रेस किसी राज्य में प्रो इनकम्बेंसी के साथ सत्ता में दोबारा नहीं लौटी है। इसी वजह से कांग्रेस की तिजोरी खाली हो रही है, क्योंकि जनता में उसके लिए उसका विश्वास कम हुआ है और अब तो उसे कॉरपोरेट फंडिंग यानी कंपनियों से दान नाम मात्र कोई मिल पा रहा है। सवाल यह कि कांग्रेस के सामने आखिर जनता से दान लेने की नौबत क्यों आ गई है। पिछले 5 साल के आंकड़े देखिए। 2018-19 में कांग्रेस की आय 918 करोड़ रुपए की थी। 2019-20 में यह घटकर 681 करोड़ रुपए रह गई। 2020-21 में और घटकर 285.8 करोड़ रुपए रह गई। 2021-22 में ये 96 करोड़ पर आ गई और 2022-23 में कांग्रेस की तिजोरी में मात्र 79 करोड़ रुपए ही रह गए। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के देश भर में चुनाव लड़ने और संगठन को चलाने के लिए जो खर्च चाहिए वो जस का तस है, लेकिन उसे फंड मिलने का जरिया अब सूख रहा है। लेकिन क्यों, ये भी जरा जान लीजिए। कांग्रेस की कॉर्पोरेट फंडिंग लगातार घटी है। पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा मिलता है। 2014 के बाद उद्योगपतियों से दान तेजी से कांग्रेस के लिए घटा है। इसकी वजह रही चुनावों में
हार पर हार, जिसके बाद फंडिंग घटती गई। जो जीता वही सिकंदर। इसी तर्ज पर बड़े कारोबारी बीजेपी की ओर ज्यादा झुकते चले गए। बीजेपी को कांग्रेस से 6 गुना ज्यादा दान मिल रहा है। दरअसल अगर कम राज्यों में सरकारें होंगी तो शासन में प्रभाव भी कम होगा, तो कंपनियां भी कम ही पैसा देंगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कमजोर जमीनी अभियान भी दान घटने की वजह है। यह तो स्वाभाविक है कि पार्टियों को चलाने के लिए पैसा चाहिए। ये पैसा या तो वो जनता से लेती हैं या कंपनियों से। लेकिन अगर कंपनियां खुलेआम किसी पार्टी को पैसा देंगी तो बाद में यह आरोप लग सकता है कि पार्टी उस कंपनी का पक्ष ले रही है, उसको फायदा पहुंचा रही है। इसी का रास्ता निकालने के लिए मोदी सरकार 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई। इसके तहत कंपनियां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई शाखाओं से 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के कई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती हैं, लेकिन इसके लिए पैसा खाते से ही दिया जाएगा। ऐसा चुनावों में काली कमाई के इस्तेमाल को रोकने के लिए किया गया था। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कौन सी कंपनी किस पार्टी को पैसा दे रही है, इसका पता नहीं चल सकता, यह गुप्त रहता है। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई और मांग की गई कि यह पता चले कि कौन किस पार्टी को पैसा देता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि संविधान के मुताबिक मतदाताओं को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ 13 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख चुकी है। लेकिन इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक कॉर्पोरेट फंडिंग ने एक बड़ा अंतर खड़ा कर दिया है। एडीआर की रिपोर्ट का कुछ आंकड़े देखिए। 2017-18 में बीजेपी को 515 करोड़ रुपए फंडिंग मिली, जबकि कांग्रेस को महज 36 करोड़ रुपए। मोदी सरकार को सत्ता में आए 4 साल तब हो चुके थे। 2018-19 में बीजेपी को 400 करोड़ रुपए फंडिंग मिली, जबकि कांग्रेस को इस साल महज 19 करोड़ रुपए ही फंडिंग मिली। 2019-20 में लोकसभा चुनाव वाला वो साल था, लिहाजा दोनों ही पार्टियों की कॉर्पोरेट फंडिंग बढ़ी, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस से 5 गुना ज्यादा कॉर्पोरेट फंड मिला। इस साल बीजेपी को 720 करोड़ रुपए तो कांग्रेस को 133 करोड़ रुपए फंड मिला। साल 2020-21 में बीजेपी को 351 करोड़ रुपए और कांग्रेस को महज 18 करोड़ रुपए ही फंडिंग मिली। साल 2021-22 में बीजेपी को 378 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 54 करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट फंडिंग मिली। अगर बीजेपी और कांग्रेस के एसेट्स यानी संपत्ति की बात करें तो 2014 के बाद से बीजेपी की संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2013-14 में बीजेपी की संपत्ति जहां 781 करोड़ रुपए थी, वहीं 2021-22 में बढ़कर 6047 करोड़ रुपए तक चली गई। जबकि कांग्रेस की संपत्ति इन 8 सालों में कुछ कम ही हुई है। 2013-14 में कांग्रेस की संपत्ति जहां 929 करोड़ रुपए थी, वहीं 2021-22 में ये घटकर 806 करोड़ रुपए पर आ गई। बीजेपी की संपत्ति इस दौरान कांग्रेस से 8 गुना बढ़ी और बाकी सभी दलों की संपत्ति को मिला दें तो भी बीजेपी की संपत्ति उनकी संपत्ति से दोगुनी थी। तो अब कांग्रेस इसके मुकाबले के लिए जनता के बीच लौटी है, लेकिन लगता है उसे अब कॉरपोरेट जगत पर भरोसा नहीं रहा। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के सह संस्थापक जगदीप छोकर साहब हैं। छोकर साहब, पहला सवाल आपसे यही, क्राउड फंडिंग कांग्रेस ने शुरू की है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, क्राउड फंडिंग शुरू करने का मतलब तो यही होता है कि दूसरे सोर्सेज से पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये हो सकता है कि कांग्रेस को दूसरे जो लोग आमतौर पे उसको चंदा देते हैं वो चंदा नहीं दे रहे हैं, या जितना देना चाहिए था या जितनी कांग्रेस को उम्मीद थी उतना चंदा नहीं मिल रहा है। इसलिए वो क्राउड फंडिंग का मतलब है जनता से पैसा मांगने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब ये लगता है कि उनके पास पैसा कम है और कोई उनको पैसा देना नहीं चाहता, यही लगता है। और क्या हो सकता है? जी, आपकी संस्था एडीआर का डेटा ये कहता है कि कांग्रेस की कमाई बीजेपी के मुकाबले लगातार घटी है। वो डेटा भी हमने दिखाया भी दर्शकों को। क्या इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का ही बड़ा रोल है?
देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जिस दिन 1 फरवरी 2017 को लोकसभा में तत्कालीन वित्त मंत्री ने भाषण दिया था, उसके 1-2 दिन बाद ही ये कहना शुरू कर दिया था लोगों ने, और मैंने भी कहा था और लिखा भी था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में दूसरे सारे विपक्ष के राजनीतिक दलों का चंदा टोटली बंद करने की क्षमता है। वो क्षमता इस्तेमाल होगी कि नहीं होगी उस वक्त पता नहीं था। अभी भी अगर कोई कहे कि उस क्षमता का ठोस सबूत दीजिए, तो ठोस सबूत किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर उसको कहे कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है कि अगर सत्तारूढ़ दल को 70% इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहा है और बाकी सारे विपक्षी दलों को 30% इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहा है, तो ऑब्वियसली सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। उसका एक बड़ा पहलू यह है कि विपक्षी दलों को भी कम से कम जो ऐसे दल हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय दल कहते हैं या राष्ट्रीय दल समझते हैं, उनको भी पूरे देश में इलेक्शन लड़ना पड़ता है और सत्तारूढ़ दल को भी पूरे देश में लड़ना पड़ता है। तो पैसे की जरूरत तो हर राष्ट्रीय दल को बाय लाज उतनी ही होनी चाहिए, एक सी। लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल को कहीं ज्यादा पैसा मिले और बाकी विपक्ष के दलों को बहुत कम पैसा मिले, तो इससे लेवल प्लेइंग फील्ड पे तो असर डायरेक्टली पड़ता ही है। इसीलिए हो सकता है कि कांग्रेस को कम पैसा मिला हो, इसलिए उन्होंने क्राउड फंडिंग की कोशिश की हो, ये हो सकता है। लेकिन जोकर साहब, क्या ये माना जाए, और ये तो हम सब समझते भी हैं कि जिसकी सरकार होती है उसी को फंडिंग मिलती है, या जिसकी सरकार आने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है उसको कंपनियां आसानी से उसको फंड देती है। क्या ये बात ठीक है? देखिए, सक्सेस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये मैं नहीं कह सकता, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो पुराने जमाने में इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले सत्तारूढ़ दल को ज्यादा फंडिंग मिलती थी, वो सही बात है कि मिलती थी। लेकिन उस समय सत्तारूढ़ दल के पास कोई ऐसा औजार या हथियार नहीं था जिससे वो ऑपोजिशन के दलों की फंडिंग को रोक सके। इलेक्टोरल बॉन्ड ने वो एक ऐसा तरीका सत्तारूढ़ दल के पास सत्तारूढ़ दल को अवेलेबल करवा दिया है, जिससे वो विपक्षी दलों की फंडिंग को रुकवा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति या कोई कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेटर से 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, तो क्योंकि वो सूचना स्टेट बैंक के पास है कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, वो सूचना मोर और लेस इमीडिएटली सरकार और सत्तारूढ़ दल के पास पहुंच जाती है। और सत्तारूढ़ दल फिर उस व्यक्ति या उस कंपनी से पूछते हैं कि भाई आपने सुना है 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, ये किसको देने वाले हो? तो समझदार आदमी और सेंसिटिव व्यक्ति को तो इतना सवाल ही काफी है। वो ये नहीं कहता कि जी मैंने ये विपक्षी दल के लिए लिया था, वो यही कहता है या मैंने आपके लिए ही लिया था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले सत्तारूढ़ दल को विपक्षी दलों की फंडिंग रुकवाने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अब उनके पास ये रुकवाने का तरीका है। हो सकता है, और ये स्पेकुलेशन है, हो सकता है कि इसकी वजह से कांग्रेस को ये महसूस हुआ हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड या किसी और लेजिटिमेट तरीके से तो पैसा नहीं मिलेगा, तो चलो ये क्राउड फंडिंग करके देखते हैं उसमें क्या होता है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जोकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की कोशिश है कि उसकी तिजोरी भरे, लेकिन एक और दिलचस्प चीज़ हुई इस तमाम घटनाक्रम के बीच में। डोनेट फॉर देश, इस डोमेन के नाम से दूसरा हैंडल क्रिएट हो गया। जब आप उस पर क्लिक कर रहे थे donatfordesh.org, तो आपको बीजेपी की वेबसाइट पर लेकर जा रहा था। ये भी एक दिलचस्प घटना घटी। हालांकि कांग्रेस का जो ऑफिशियल हैंडल है जिस पे आपको डोनेट कर सकते हैं वो donatinc.org है, डोनेट INC, उसमें डोनेट फॉर देश नहीं है। नारा उन्होंने डोनेट फॉर देश का दे रखा है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। एक बार फिर बात संसदीय परंपरा की। सरकार ने ऑनलाइन सेवाओं को नियमित करने के लिए आज लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशंस बिल पेश किया। इस बिल का मकसद व्हाट्सएप, जूम, रेडिट और जीमेल जैसी
ऑनलाइन सेवाओं का नियमन करना है। इसके तहत टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI एक्ट 1997 में काफी अहम संशोधन किए जा रहे हैं। इसके जरिए केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 में ब्रॉडकास्टर बताए गए ब्रॉडकास्टर्स को भी इस बिल के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि सरकार ने इस बिल को मनी बिल यानी धन विधेयक के तौर पर पेश किया है, जिसका विपक्ष की ओर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने विरोध किया। दरअसल अगर कोई विधेयक धन विधेयक के तौर पर पेश होता है तो उसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और सिर्फ लोकसभा में ही उसे पहले पेश किया जाता है। उसे राज्यसभा में भेजना जरूरी नहीं होता। अगर राज्यसभा में भेजा भी जाता है तो लोकसभा के स्पीकर के सर्टिफिकेशन के बाद ही भेजा जा सकता है। राज्यसभा में उसमें कोई बदलाव नहीं किए जा सकते। जो संशोधन आते हैं वो राज्यसभा में नहीं हो सकते। धन विधेयक इसी मायने में वित्त विधेयक से अलग है। वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजना ही होता है। धन विधेयक टैक्स, सरकार के राजस्व या खर्च से जुड़े मामलों में होते हैं, और ये सरकार की वित्तीय योजनाओं को लागू करने के लिए काफी अहम होते हैं। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि टेलीकम्युनिकेशंस बिल को धन विधेयक की तरह क्यों पेश किया गया। इस पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने बात की बिल रखे जाने का विरोध करने वाले बीएसपी के सांसद रितेश पांडे से। To introduce the Telecommunication Bill 2023 to amend and consolidate the law relating to development, expansion and operation of telecommunication services and telecommunication networks, assignment of spectrum and for matters connected therewith or incidental thereto. Thank you, Speaker sir. बिल का ऑपोजिशन कर रहा हूं संविधान की धारा 177 के तहत सर। उसके अंतर्गत ये मनी बिल में प्रपोज किया जा रहा है, जो कि इसको राज्यसभा की स्क्रूटनी से बाहर रखने का कार्य करेगा। मेरा अनुरोध ये है कि इसको समान रूप से लाया जाए, और दूसरा सर कि पुट्टुस्वामी जजमेंट के हिसाब से इस बिल के अंतर्गत जो अधिकार प्राइवेसी के जो अधिकार थे उनका हनन हो रहा है, क्योंकि जो एंड टू एंड डेटा एन्क्रिप्शन था उसको लेकर के अब ये क्या कहते हैं उसकी स्क्रूटनी आ गई है, और डेटा इंक्रिप्शन फोन पे जो होता है वो लीक हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और ये संवैधानिक रूप से इस बिल को जो है किसी कमेटी के पास भेज करके और फिर उसको स्थापित करना चाहिए। बहुत बहुत बीएसपी के सांसद रितेश पांडे भले ही विरोध कर रहे हो, लेकिन टेलीकॉम बिल का सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ने स्वागत किया है और इसे प्रगतिवादी बताया है। लेकिन सवाल इसे मनी बिल के तौर पर पेश करने पर उठा है। इसी तरह जब आधार से जुड़े विधेयक को भी पेश किया गया था तो उसे मनी बिल मानी धन विधेयक की तरह लोकसभा में पेश किया गया था। मनी बिल क्या होता है और इस पर हमें ज्यादा जानकारी दी लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल PDT आचार्य ने। देखिए, मनी बिल क्या है, इसके बारे में हमारा जो संविधान है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि क्या है मनी बिल। उसमें जो फाइनेंशियल चीजें हैं सिर्फ वही, जो वित्त संबंधी बातें हैं सिर्फ वही होती है उस बिल में, और कोई चीज नहीं हो सकती। अगर दूसरी कोई चीज भी है तो वो मनी बिल नहीं है। इसका मतलब है बहुत स्ट्रिक्टली इसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पीकर का दायित्व है इसको ठीक से इंटरप्रेट करें। वो आर्टिकल 110 के बेसिस पर ही उस पर स्पीकर साहब को फैसला देना होता है। और इसलिए मनी बिल को लूजली या लिबरली इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी प्रोविजंस है आर्टिकल 110 में कई कैटेगरीज उसमें मेंशन किया हुआ है, और उसको देखेंगे तो बस वही चीज मनी बिल में आनी चाहिए, उसके अलावा और कोई चीज नहीं आनी चाहिए, तब जाके वो मनी बिल बनती है। वो स्पीकर को सर्टिफाई करना होता है कि एक मनी बिल है। अगर मनी बिल है तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये है कि राज्यसभा उसको पास नहीं कर सकते, उसका अमल नहीं कर सकते। अगर राज्यसभा कुछ भी नहीं करते तो 14 दिन के बाद वो माना जाएगा कि राज्यसभा ने भी एग्री किया है। इस तरह से
मनी बिल राज्यसभा के पावर्स को बहुत ही कम करते हैं। लोकसभा में सरकार के पास पहले ही बहुमत है, बहुमत से कहीं ज्यादा नंबर है। राज्यसभा में नंबर कम पड़ते हैं, लेकिन उसके साथ देने के लिए वहां पर वाईएसआरसीपी, बीजेडी जैसी पार्टियां हैं जो मदद कर देती हैं। लेकिन आज जब 46 सांसदों का राज्यसभा से निलंबन हो गया है, ऐसे में कोई भी बिल आसानी से सरकार इस वक्त पास करा सकती है। कर्नाटक के कोलार में एक सरकारी बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल और 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। उन्होंने स्कूल में अनुसूचित जाति के बच्चों से सेप्टिक टैंक साफ कराया था, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद उन पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई। SC/ST बच्चों को सजा देने की एक और सिहरा देने वाली घटना सामने आई है। कर्नाटक के कोलार में एक सरकारी आवासीय स्कूल में बच्चों से सेप्टिक टैंक साफ कराया गया। इस अमानवीय सजा के शिकार बने बच्चों का एक वीडियो वायरल हो गया है। इसी स्कूल में एक अन्य घटना में बच्चे भारी स्कूल बैग उठाए दिख रहे हैं और बेहोश हो जा रहे हैं। हमें टीचर ने सजा दी, लड़कों से बैग उठवाया गया। मुझे नहीं मालूम वे फोटो क्यों ले रहे थे। कोलास पुलिस के मुताबिक ये घटना मोरारजी देसाई आवासीय स्कूल में हुई। इस स्कूल में 6ठी से 10वीं तक की कक्षाएं चलती हैं। 343 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें 19 लड़कियां हैं। स्कूल की प्रिंसिपल भरतम्मा के अलावा 4 और शिक्षकों को निलंबित किया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। ठेके पर काम करने वाले 4 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। ये मोरारजी देसाई आवासीय स्कूल के सभी छात्रावासों के लिए चेतावनी है। सिर्फ केस करने और लोगों को निलंबित करने से बदलाव नहीं आएगा। सरकार को इसके लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। इस मामले में अब तक 2 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। एक SC/ST एक्ट में और सिर पर मैला ढोने वाले प्रथा को रोकने वाले कानून के तहत। दूसरा केस पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया है। बेंगलुरु से प्रतिभा रमन की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। तो आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।